हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास तक हमने आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था। कैसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का आयोनिक रेडियस निकालेंगे, ठीक है, और कैसे कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या सीखा था, जो कैटायन होता है उसका रेडियस छोटा होता है, ठीक है। पहले हमारा आनायन का बड़ा होता है, देन न्यूट्रल एटम, देन कैटायन। कैटायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा उसका साइज उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। आनायन का चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना इंक्रीज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यही सीखा था हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में, एंड एटॉमिक रेडियस वगैरह हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज नेक्स्ट मूव करेंगे, हम शुरू करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम आज क्या शुरू करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइज मतलब क्या है, न्यूट्रल गैसियस एटम्स हो, ठीक है। मान लो एक एटम है ए, ये गैसियस फॉर्म है एंड न्यूट्रल है। इससे कैटायन फॉर्म करने के लिए, ए प्लस करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया फिर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom, isolated gaseous, ठीक है। तो the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, उसको बोलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक गैसियस एटम था, एक न्यूट्रल मतलब एक आइसोलेटेड एटम था, उससे ए प्लस फॉर्म करने के लिए हमें जितना एनर्जी चाहिए इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर सिर्फ ए से ए प्लस बनाना है इसको बोलेंगे हम फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर ए प्लस से ए टू प्लस बनाना है इसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर ए टू प्लस से फिर ए थ्री प्लस बनाना है इसको बोलेंगे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सर ऐसे कैसे होगा, तो ठीक है, इसको बोलते हैं हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर कंपेयर करेंगे किसका एनर्जी ज्यादा है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड या थर्ड, तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, IE1 लेस देन IE2 लेस देन IE। ये कैसे हो गया सर, देखो पहले न्यूट्रल गैस के साथ हम था, उससे उससे कैटायन फॉर्म करने के लिए, ठीक है, हमें जितना एनर्जी था उसको IE1 बोले, ठीक है। कैटायन से मतलब ए प्लस से ए टू प्लस बनाना है, मतलब क्या है, मोनोवैलेंट कैटायन से डाइवैलेंट कैटायन बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको IE2 बोलेंगे, ठीक है। मान लो पहले न्यूट्रल एटम था, ए प्लस बना लिया, ठीक है। ए प्लस से फिर ए टू प्लस बनाना है, तो ए प्लस का ए से ए के कंपैरिजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा या नहीं, क्यों होगा भाई, ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया तो स्टिल्लिंग इफेक्ट घट गया, स्टिल्लिंग इफेक्ट घटा मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, ठीक है। ये मैंने स्टिल्लिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस में अच्छे से समझाया, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा स्टिल्लिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, स्टिल्लिंग इफेक्ट घटा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अगर अब जाकर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने को कोशिश करेंगे, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कंपेयर टू फास्ट, ठीक है, समझ में आएगा। इसीलिए IE2 ग्रेटर देन IE3। सिमिलरली जब A2 प्लस बन गया तो ये A प्लस के कंपैरिजन में इसका एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट और थोड़ा कम हो गया। तो अगर इसका शिल्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर से बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और थोड़ा, तो अब उसका और इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको न्यूक्लियस खींच के रखेगा अपने तरफ, मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उससे निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जब न्यूट्रल था उससे इलेक्ट्रॉन निकालना हमें कंपैरेटिवली आसान होगा मोनोवैलेंट कैटायन से निकालने से, ठीक है, क्योंकि मोनोवैलेंट कैटायन में जेड इफेक्टिव थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, सिमिलरली डाइवैलेंट में और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमारा IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन सा मतलब फैक्टर इफेक्टिंग हमारा
आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन, इसे करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन। पहला फैक्टर है साइज ऑफ आटम, साइज ऑफ आटम। तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस बस साइज ऑफ एटम हम इसको बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम और हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। कैसे कैसे कैसे? अरे अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा, मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस भाई साहब, ऐसा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे रख देंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना, तो साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ गया मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया मतलब क्या? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा, ठीक है। मान लो आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपका क्लास में पहला केस रहता है, आपका क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपका टीचर पढ़ा रहा है, तो पीछे जो मतलब 10 जो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके सबके ऊपर टीचर का इक्वली अच्छे से नजर रहेगा, ठीक है, कोई पीछे बैठ के क्या आलतू फालतू बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता या पीछे से नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ठीक है, वहां पे आप नजर में रह रहे हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के केस में भी वही है, अगर छोटा साइज है तो वो इलेक्ट्रॉन के नजर में रह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रह रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली वही होगा, अगर आप एक छोटा सा क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, 10 बच्चे हैं, तो आप अगर पीछे बैठ के कोई और एक्टिविटी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको थोड़ा छुप के थोड़ा रिस्क लेके, ज्यादा रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के भाषा में अगर इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना है हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला केस था, मतलब साइज जो कम रहेगा, ठीक है। जब साइज बड़ा रह गया, मतलब आप मान लो आपका क्लासरूम बहुत बड़ा है, उसमें 200 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो पीछे क्या कर रहा है टीचर को थोड़ी पता चलेगा, पीछे कोई बैठ के मोबाइल चला रहा है या कोई पीछे से चुपके से निकल गया, ठीक है, वो टीचर को इतना पता नहीं चलेगा, तो वहां पीछे बैठ के आप और एक्टिविटी करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। सिमिलरली वहीं यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है, अगर बड़ा है, साइज बड़ा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना में हमें आसान होगा, जैसे हमारा अगर बड़े वाला क्लासरूम है, ठीक है। इसको और एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपका गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और उसका एक छोटा सा घर है, ठीक है, छोटा सा घर है, तो वहां से आप उसको भगा के लेके मूवी, मत मान लो आपने प्लानिंग किया रात को मूवी देखने जाना है, ठीक है, इवनिंग शो में, तो उसको वो छोटा सा घर से भगा के ले जाने में आपको ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब कहने का मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा सा घर वो फैमिली मेंबर आसपास देख लेंगे, ठीक है, ये बात है। अगर मान लो आपका गर्लफ्रेंड बहुत रिच है, उसका बड़ा सा घर है, ठीक है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, पीछे से निकलने के लिए 2 विंडोज है, ठीक है, और आगे से है, मतलब बहुत बड़ा सा घर है, ठीक है, तो वहां क्या वो पीछे से चुपके से निकल के आप ले जाओगे उसको, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सा घर है, तो किसी का नजर इतना नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपका गर्लफ्रेंड के बाप को आप न्यूक्लियस मानते हो, तो छोटा अगर घर छोटा का मतलब हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, मतलब 2 रूम ही होता है, छोटा सा घर होता है, ठीक है, वहां से पीछे से भी आप नहीं निकल पाओगे, तो वहां का अगर आप उसके बाप को आप न्यूक्लियस मानोगे तो उसके नजर में उसका लड़की रहेगा, ठीक है। अगर बड़ा सा घर ले गया, ठीक है, तो उसके नजर से थोड़ा दूर उसका लड़की रहेगा, तो वहां से लेने के मतलब नजर में रहेगा लेकिन थोड़ा दूर रहेगा, तो वहां से आप भगा के उसको मूवी देखने लेने के लिए आपको लेस एनर्जी देना पड़ेगा कंपैरेटिवली अगर छोटा सा घर होगा, ठीक है। सिमिलरली वही बात ये है, यहाँ पर मान लो न्यूक्लियस है उसका बाप एंड इलेक्ट्रॉन है आपका गर्लफ्रेंड, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो बाकी सारे प्रॉपर्टी इसको हमारा थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हमारा इंटर रिलेटेड है, मतलब कहने का मतलब इंटर रिलेटेड क्या है। मान लो आपने और कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट लिया या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिया, सारे तो इसी को हमारा रिलेटेड है, फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है,
हमारा शील्डिंग इफेक्ट देखो, शील्डिंग इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करने का मतलब, तो शील्डिंग इफेक्ट जितना, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमारा जो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा मतलब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, तो हमारा क्या होगा, शील्डिंग, हमारा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पता चल गया। अरे अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, देखो अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट हुआ, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, जो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल के ले जाएंगे, पकड़ के भाई चल तू रे, ठीक है, तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा न्यूक्लियस को हम बंदी बना लिया भाई, तू चल रहे हो, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। देन हमारा क्या था, देन थर्ड फैक्टर देखते हैं हम, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हुआ क्या है, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड लास्ट फैक्टर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है मोर आयोनाइजेशन, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वो मोर स्टेबल है, हमारा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड मोर स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फुल फील्ड होगा, हाफ फील्ड क्या है, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसीलिए 1 2 3 4 मान लो D5 में मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या है, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मान लो D5, ठीक है। अगर इसको कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 तो कितना हुआ 4 प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लेंगे 1 2 3 एक्सचेंज ऑफ एनर्जी 3, थर्ड को लेंगे 1 2 एंड फोर्थ को लेंगे 1, तो टोटल कितना हो गया 10, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मैं फोर्थ लूंगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कितना होगा 1 ये 2 3 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 2 5 6। सिमिलरली अगर D6 लूंगा तो ये तो फुलफिल हो जाएगा एक ऑप्शन, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर रहेगा 4, तो इसका कितना होगा 6। तो समझ में आ गया, D5 में हमारा जो नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है इसलिए D5 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एंड D हमारा जो D5 मतलब हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एंड हमारा जो फुलफिल है वो तो ऐसे ही स्टेबल है, तो जो स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल, मतलब वो स्टेबल होके बैठा है तो उससे इलेक्ट्रॉन वो क्यों देगा, ठीक है, देना पसंद नहीं करे, भाई मैं तो स्टेबल हूं मैं क्यों दूंगा इलेक्ट्रॉन तुझे, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं भाई मुझे तो लेना है तेरे से, अरे भाई मैं नहीं दूंगा, मैं तो स्टेबल हूं मैं क्यों दूंगा, लेकिन आपको तो लेना है उससे, तो ज्यादा एनर्जी देके जबरदस्ती करके उससे लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा। समझ में आएगा। ठीक है, अगर देखो अगर हम सेकेंड पीरियड का कंसीडर करेंगे, मान लो हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी हमें कंपेयर करना है, हमें क्या पता है पहला फैक्टर पड़ा एलोन, तो एलोंग ए पीरियड, हाँ मैंने बताना भूल गया, तो एलोंग ए पीरियड क्या होगा, एलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीजेस मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं ये सही है, मतलब ऐसे तो देख ले, लेकिन इसका केमिस्ट्री है थोड़ा एक्सेप्शन रहेगा मतलब हाफ फील्ड जहां आ जाएगा वो ज्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा। देखो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करे तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन बेरिलियम में अगर देखोगे H2 आ जाएगा
नाइट्रोजन में P3 आ जाएगा, बेरिलियम फुलफिल, इसीलिए बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा स्टेबल है, मतलब बोरॉन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया? तो ये था हमारा ये। हाँ, अगर आपको पूछेगा बेरिलियम एंड बोरॉन, ठीक है, इसका फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? बेरिलियम का ज्यादा है। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर देखेंगे, देखो इसका P1 आ रहा है, इसका H2 आ रहा है, अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, इसका H1 आ जाएगा, इसका H2 आ जाएगा, ठीक है, बोरॉन का। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर बेरिलियम एंड बोरॉन में कंपेयर करेंगे तो बोरॉन का ज्यादा होगा, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको आसानी से जहां भी कंफ्यूजन वो आसानी से पता चल जाएगा। ये था ग्रुप में, ये था हमारा पीरियड, ठीक है।